भाइयों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बैगन में लगने वाले कीड़ों एवं बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि हर किसान का यह उद्देश्य होता है कि कम से कम लागत में अधिक से अधिक लाभ हम कैसे प्राप्त करें। यह हर मेरे किसान भाइयों की उम्मीद होती है, इच्छा होती है। तो आज आइए हम लोग पुनः चर्चा करते हैं कि बैगन में कौन सी बीमारियां कीड़े लगते हैं। आइए सर्वप्रथम हमारा यह उद्देश्य है कि फार्मर को, किसान को बीज कहाँ से लेना चाहिए, क्योंकि बेसिक चीज है, यही से गड़बड़ सब होता है। पता लगता है कि मेरे किसान भाई दुकान से बीज को ले आए और वह जो है पौधा रोपाई भी किए, सब कुछ मेहनत किए, पैसा भी खर्च किए और अंतोगत परिणाम यह आता है कि पौधा ग्रोथ भी किया, पौधे की बढ़वार भी हुई, लेकिन पौधे फल नहीं दे रहे हैं। यह मेजर प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी समस्या है आपके सामने कि आपका धन जन दोनों नुकसान हुआ, लेकिन लाभ कुछ नहीं मिला। तो सर्वप्रथम हम लोग बीज पे ध्यान देते हैं। देखिए, आपको बीज कहाँ से लेना है, इस बात पे आप ध्यान दीजिए। तो आपके उत्तर प्रदेश में बनारस जिले में भारतीय सब्जी कृषि अनुसंधान संस्थान है और पूरे देश में बनारस में ही है। और यह जो है अराजी लाइन में स्थित है यह संस्थान। तो आप वहाँ से बीज लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको सस्ता एवं शुद्ध बीज मिलेंगे। सबसे ज़्यादा गड़बड़ी आपके बीज में ही होती है। तो आपको बीज कहाँ से लेना है, या तो कृषि विश्वविद्यालय है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद में है, और वह तो दूर होंगे, या वहाँ के किसान जो उनके पास है वहाँ से ले लें, या जिनके पास बनारस नज़दीक हो आप बनारस से ले लीजिए, या तो कोरियर या डाक द्वारा मंगा भी सकते हैं। तो आप जहाँ से भी बीज लें, शुद्ध बीज लें, अच्छा बीज लें। किसान की रीढ़ कहा जाए तो बीज ही है, बीज गड़बड़ है तो सारी फसल आपकी बर्बाद हो गई। अगला है नर्सरी की तैयारी। आपको नर्सरी की तैयारी कैसे करनी है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। तो आप जहाँ भी आपको उस फसल की नर्सरी डालना हो, तो आपको 1 हेक्टेयर में 4 बीघा जमीन होती है, तो 1 हेक्टेयर में 400 से 500 ग्राम बीज लगता है। यह आपको निश्चित करना है कि आपको कितने बीघे में खेती करनी है, उस हिसाब से आपको बीज की आवश्यकता होगी। तो 4 बीघे में 400 या 500 ग्राम बीज लगेगा। तो 1 बीघे में 100 ग्राम, उस हिसाब से आपको निकाल लेना है। तो बीज को नर्सरी में डालने के पहले सर्वप्रथम हम उसकी तैयारी करते हैं, गुड़ाई करते हैं, और मिट्टी अच्छी खासी भुरभुरी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आप बीज को लाइए, तो इसमें 4 दवा है। एक तो लिखा भी रहेगा कि पैकेट पे कि यह बीज शोधित है, या नहीं शोधित है तो कुछ नहीं लिखा होगा। तो आप देखिए 4 दवा है। दवा का नाम ध्यान से सुनिएगा। सेरेसेन, दूसरा है थायराम, तीसरा है कैप्टान, चौथा है एग्रोसेन जीएम। यह 4 दवा है, इसमें से कोई भी दवा मिल जाए आपको जो आसानी से मिल जाए। तो पहला सेरेसेन, दूसरा थायराम, तीसरा कैप्टान, चौथा एग्रोसेन जीएम। इसकी मात्रा कितनी होगी, 2.5 ग्राम, और 1 केजी बीज के लिए पर्याप्त है, या 3 ग्राम कर लीजिए मैक्सिमम, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा, आप जान लीजिए। तो 3 ग्राम मान लीजिए, 3 ग्राम दवा 1 केजी बीज के लिए पर्याप्त है। उसको लाइए किसी प्लास्टिक के डब्बे में, 1 केजी का डब्बा हो, 500 ग्राम का डब्बा हो, उसमें बीज को डालिए प्लस दवा को डाल दीजिए, और उसको 3-4 बार करके अलट पलट दीजिए। उसको ऐसे ऐसे कर देंगे तो दवा मिक्सिंग हो जाएगी। इसके बाद तब उसको बीज को आप नर्सरी में डाल के मिलाइएगा। अच्छा, दूसरी बात कि उस मिट्टी को भी शोधित कर लीजिए। बीज को तो आपने शोधित कर ही लिया, बीज में कितनी मात्रा की, इसी दवा का
वहाँ 2.5 ग्राम या 3 ग्राम मात्रा थी। अब जब मिट्टी को शोधित करेंगे तो वहाँ 5 ग्राम मात्रा होगी प्रति स्क्वायर मीटर में। 1 स्क्वायर मीटर में 5 ग्राम मात्रा होगी दवा की। उससे आप मिला के भी मिट्टी को भी शोधित कर लीजिए। अच्छा देखिए, शोधित करने से लाभ क्या है। यहाँ पे आपने शोधित कर लिया, फिर हम आपको बताएंगे क्या लाभ होता है। आगे आइए, रोपाई का समय। जब आपने नर्सरी डाल दिया, नर्सरी 30 दिन बाद ही आप पौधे को उखाड़ेंगे और पुनः रोपाई करेंगे। 30 दिन से कम का पौधा नहीं होना चाहिए। सर एक बात और बताइए कि जब हम क्यारियां बनाएंगे क्या उसमें कुछ खाद और उर्वरक भी डालना है? नहीं, उस समय आप कुछ न डालिए। नर्सरी में आप कुछ न डालिए, केवल दवा डालना पड़ेगा। आप उस समय को यही डाल दीजिए। और आगे देखिएगा, उसमें कीड़े, अधिक पत्ती खाने वाले कीड़े लग रहे हैं तो BSC या DDT चूर्ण का आप बुरकाव कर दीजिएगा। आगे हम आपको फिर बताते हैं। तो यहाँ पे पौधे जब 30 दिन की हो जाएं तो नर्सरी से उखाड़िए और जिस खेत में आपको रोपाई करनी है, जिसकी आपने तैयारी कर रखा है, उसमें आप रोपाई कर दीजिए। और रोपाई करके 1 साल में बैगन की 3 फसलें ली जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण है टाइम। यदि आपकी लेट प्रोडक्शन होगा, माने अभी देर में आपका माल मंडी में आएगा तो आपको दाम कम मिलेगा। तो सब्जी की खेती करने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है उसका समय। यदि आप अगेती फसल लाएंगे, इस समय देखिए बैगन मार्केट में 60 रुपये केजी है, टमाटर 70 रुपया केजी है, आलू 60 रुपया केजी है, मिर्चा 110-20 रुपया केजी है। तो आप अर्ली जब लाएंगे, अगेती फसल लाएंगे मेरे किसान भाइयों, तभी आपको अच्छा पैसा मिलेगा। तो आप ये देखिए कि जब आपको 3 फसल लेनी है 1 साल में, देखिए जब आपको जाड़े वाली फसल सितंबर अक्टूबर के महीने में हमको जाड़े वाली फसल मंडी में ला देना है। जैसे कि इस समय बैगन 60 रुपये केजी है, आप सोच लीजिए। और इसके पहले तो 70-80 रुपये केजी था। तो यदि जाड़े वाली फसल हमको अक्टूबर में लाना है तो इसकी नर्सरी कब डालेंगे? जून में हम इसकी नर्सरी डाल देंगे और जुलाई में हम इसकी रोपाई कर देंगे। 30 दिन बाद इसकी रोपाई हम कर देते हैं। अब देखिए, और एक समस्या आप लोग के सामने आती है कि सर जानवर खा जाते हैं या तेज धूप से पौधे मर जाते हैं। तो पहले आप उस जगह पे नर्सरी डालिए जहाँ पे पानी की सुविधा हो, पहली बात। दूसरी बात, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो भी पौधों को नुकसान होता है, जानवरों से नुकसान होता है। खुले एरिया में आप डाल देते हैं, तो जहाँ पे आप ऐसे जगह डालिए जहाँ कि आपका घर भी पास हो, तो एक उसके ऊपर, नर्सरी के ऊपर एक छप्पर डाल दीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि एरिया भी सीमित हो जाएगी। छप्पर के किनारे पे नेट लगा दीजिए या कोई झाड़ी से आड़ कर दीजिए जिससे जानवर उसको नुकसान ना पहुंचा सके। तो उसको प्रॉपर सूर्य की रोशनी भी मिलेगी, आप रखवाली भी कर लेंगे। तो इसके बाद देखिए दूसरी फसल नवंबर में नर्सरी डालेंगे और दिसंबर में हम उसकी रोपाई कर देंगे। वह फसल फिर फरवरी मार्च में आपकी मार्केट में आ जाएगी। और अगले फसल फिर हमको बरसात वाली फसल तैयार करना है तो मार्च में हम उसकी नर्सरी डालते हैं और अप्रैल में फिर रोपाई कर देते हैं। तो आप देखिए कि साल में 3 बार। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि हम अगेती फसल ही उत्पादित करें जिससे अधिक लाभ मिल सके। क्योंकि जब सभी किसानों का माल एक साथ मंडी में आ जाएगा तो आपको जब अधिक उत्पादन होगा तो लाभ कम मिलेगा और कम उत्पादन होगा तो लाभ अधिक मिलेगा, क्योंकि उस समय मांग ज्यादा होती है। अच्छा, दूसरी बात कि जब आप फसल की रोपाई करें तो देखिए एक गोला बैगन होता है, एक लंबा बैगन होता है। तो दोनों में दूरी का बड़ा मायने रखता है। जैसे लंबे बैगन में दूरी कितनी रखते हैं हम? 75 गुणे 45, अर्थात एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी 75 सेंटीमीटर और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर। यह जरूर आप ध्यान रखिएगा। और लंबे किस्म की बैगन में एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी 90 सेंटीमीटर और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर। इससे कम मत रखिएगा, नहीं तो फ्लावरिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि प्रॉपर वे में समान रूप से पौधों को धूप भी चाहिए
आप ये देखिए कि कभी भी रोपाई करिएगा तो 2 पौधों के एक साथ मत लगाइएगा। आप 2 पौधों को इसलिए एक साथ लगाते हैं कि आपकी जोखिम कम हो। आप यही सोचते हैं ना कि एक पौधा मर गया तो दूसरा पौधा मेरा जीवित रहेगा, ऐसा नहीं। आपको जोखिम कम करने के लिए खेत के किसी एक भाग को आप चुन लीजिए, वहां पे 20-25 पौधे, 50 पौधे अपनी आवश्यकता अनुसार एक जगह लगा दीजिए। जैसे उन पौधों को आप रखवाली करते हैं, पानी देते हैं, इन पौधों को भी आप पानी दीजिए और जहां का पौधा मर जाए उस जगह से उखाड़ के उस जगह पे आप लगा दीजिए। उससे पौधे का विकास अच्छा होता है और फल फूल सभी आते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी 2 पौधे एक साथ मत लगाइएगा। अगला आप देखिए आगे जो है खाद उर्वरक। तो 100 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी फास्फोरस एवं 50 केजी पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से देते हैं। अर्थात 4 बीघे में 100 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी फास्फोरस एवं 50 केजी पोटाश। अब देखिए नाइट्रोजन का काम क्या होता है, पौधे के बढ़वार में यह काम करता है। दूसरा फास्फोरस का काम क्या होता है, पौधे के जड़ों को मजबूती प्रदान करता है। तीसरा है पोटाश। पोटाश पौधों में रोग एवं कीड़ों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। यह तीनों का यही काम होता है। अगला देखिए आपके फसलों में पाले का भी प्रॉब्लम आती है। पाले से भी हमारी फसलें मर जाती हैं। तो यदि आपके पाला कब पड़ेगा, पाला जाड़े में ही पड़ता है। मेरे किसान भाई खूब अच्छी तरह से जानते हैं, हमसे भी अच्छा जानते हैं वो। तो जाड़े में ही पाला पड़ेगा। अब पाला पड़ने के लिए उचित वातावरण कैसा चाहिए, मौसम साफ हो, हवा शांत हो, ठीक है। तो वैसे भी आप जानते ही हैं, जब आपको लगता हो नहीं पाला पड़ने वाला है तो उसकी जिस खेत में आपकी फसल लगी है आप सिंचाई कर दीजिए, तो पाले से आपकी फसल बच जाएगी। नहीं तो पाला के प्रति बहुत सहनशील वो है, ये तुरंत जो है आपके लिए ये पौधे आपके नष्ट भी हो सकते हैं। तो आपको फसलों को पाले से भी बचाना है। एक प्रॉब्लम और आती है समस्या कि फल आपके फट जाते हैं। फल फट जाते हैं, फटने की समस्या बैगन में है, टमाटर में है, मिर्चा में है, खीरा में, ये 4-5 फसलों में आपके फल फट जाते हैं। तो देखिए टमाटर में तो टमाटर बैगन सब में है कि आपके बैगन में अधिक आप सिंचाई मत करिए। अधिक सिंचाई करने से भी बैगन फट जाते हैं। एक्सेस वाटर जब होगा तो जहां अधिक सिंचाई करेंगे तो बैगन फटेंगे। तो आप अधिक सिंचाई मत करिए, आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई करिए। फल फटने से आपको उचित दाम नहीं मिलेंगे। आपका जो है जितना आपकी सोच रहे होंगे कि मेरे उपज का उचित दाम मिल जाए, वो नहीं मिलेगा, उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। अगला है बीमारी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। देखिए जो अभी मैंने आपसे बोला कि आप नर्सरी में बीज डालते समय बीज को शोधित करिए। जैसे मैंने आपको 4 दवा का नाम बताया था, सेरेसेन, थायराम, कैप्टान, एग्रोसेन, जीएम। तो देखिए इससे जब आप बीज को उपचारित कर देंगे और उस मिट्टी को भी उपचारित कर देंगे तो यह बीमारी नहीं लगेगी, आर्द्र गलन रोग, इसको इंग्लिश में डैम्पिंग आप भी बोलते हैं। आप देखते होंगे कि जब नर्सरी में पौधे आपके 15 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर ऊपर आ जाते हैं तो आप देखते होंगे कि उसके जहां से जमीन के ऊपर आते हैं उसी के पास से एकदम आपका मेन शाखा जो मेन पौधा जो है वहीं से एकदम पतला होगा और पचक के वो गिर जाएगा। तो इसमें देखिए डैम्पिंग आप में 8 गलन में 2 हैं, एक प्री डैम्पिंग आप, एक पोस्ट डैम्पिंग आप। प्री डैम्पिंग आप में क्या होता है कि बीज को यह जो बीमारी फंगस द्वारा होती है तो यह जो है कवक बीज को मिट्टी के ऊपर ही नहीं आने देता। जर्मिनेट तो होगा, अंकुरित होगा आपका बीज, लेकिन वो नीचे ही उसको मार डालेगा। ये इसको कहते हैं इंग्लिश में प्री डैम्पिंग आप। और एक होता है पोस्ट डैम्पिंग आप। जैसे मैंने आपको पहले बताया यह जमीन के ऊपर तो आएगा लेकिन वो जड़ के पास से ही वह जो है पतला होकर वहीं से गिर जाए। देखने में पौधा बिल्कुल अच्छा होगा, हृष्ट पुष्ट होगा, लेकिन वहीं से मर जाएगा। तो कभी कभी तो किसान भाई ये भी बताते हैं कि सर जो है मेरा बीज जमा भी नहीं। तो ये भी हो सकता है कि डैम्पिंग आप या 8 गलन रोग लगा हो, जिसको आप न समझ। प्री वाला तो आप जान ही नहीं पाएंगे, पोस्ट वाला क्योंकि ऊपर आ जाता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि देखिए इसमें डैम्पिंग आप। तो उस दवा से जब आप बीज शोधित करके डालेंगे मेरे प्रिय किसान भाइयों, तो यह आपको 8 गलन की समस्या नहीं होगी। दूसरा है
और फमोसिस ब्लाइट इसको कहते हैं। देखिए फमोसिस जो है यह आप देखते होंगे आपके पौधे में ही बैगन लगा होगा और वो सड़ जाता है और सड़ने के बाद वो गिर जाता है, पूरा आपका फसल ही बर्बाद हो जाती है, सड़न पैदा हो जाती है। तो यह जो है इसके लिए नियंत्रण के लिए पहला तो यह है कि हम जो है इससे प्रतिरोधी वैरायटी यदि मिल जाए तो हम ग्रो करें उसी समय। लेकिन देखिए फिर हम यहाँ पे आते हैं दवा के केस में, रासायनिक दवाओं में। देखिए सबसे पहले आपको बोर्डेज मिक्सचर है, सॉरी ये दूसरे का है। पहला है खेत की सफाई। आप खेत की प्रॉपर वे में आप सफाई करते रहिए, उसमें गंदगी ना हो, ठीक है। दूसरा है फसल चक्र, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि में भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हुए फसलों को इस प्रकार हेर फेर कर बोने की क्रिया को फसल चक्र कहते हैं। चलिए हम और बहुत साधारण वे में समझ लेते हैं, इसको मैंने आपको परिभाषा बताया। देखिए फसल चक्र उसको कहते हैं यदि आप किसी एक जमीन में इस साल बैगन की खेती किए तो मित्र अगले सीजन में अगले साल में उसमें आप बैगन की खेती मत करिएगा, मतलब उस जमीन को आप बदल दीजिए, बगल वाली जमीन में कर लीजिए। और नहीं है तो करना है तो फिर करना है, लेकिन हम प्रिकॉशन करेंगे। दूसरा है बीज को उपचारित करना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सेरेसियम, थायराम, कैप्टान, एग्रोसिंजियम जो दवा है उससे हम बीज को उपचारित करते हैं। क्योंकि देखिए यह जो है बीमारी भी फंगस द्वारा ही होती है, फफूंद द्वारा ही होती है। एक दवा है डाइथेन Z78, इसकी 0.2% मात्रा का सॉल्यूशन लेके आप छिड़काव कर दीजिएगा। और यह ध्यान रखिएगा कि कोई ज्यादा दवा डालने की जरूरत नहीं है, इसमें आपका पैसा भी जाता है और जो उपभोक्ता हैं जिनको आप सप्लाई करते हो, बेचते हो, उनके लिए यह जो है जहर का काम करता है। तो दोनों तरफ से नुकसान है, एक तो उपभोक्ता है उसको तमाम बीमारियां हो सकती हैं और आपके बजट पे भी प्रभाव पड़ता है। तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, जो डोज बताई गई है इसी डोज को आप प्रयोग करिए। दूसरी बात, जब भी दवा का प्रयोग करना हो फसलों में तो फसल तोड़ाई के बाद ही किया करिए। आपसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है प्रिय किसान भाइयों की ऐसा ही करिएगा। जब भी दवा छिड़कना हो तो ब्रिंजल को, बैगन को तोड़ के तब दवा छिड़किए, क्योंकि कम से कम 1 हफ्ते का गैपिंग होना चाहिए फसल के तोड़ाई में। अगला है अगली बीमारी आपकी आर्द्रता और कीटों में हम आ जाते हैं। कीटों में देखिए फलों एवं बैगन का फल एवं तना छेदक कीड़ा, यह सबसे ही आपके लिए महत्वपूर्ण कीट है। अक्सर यह समस्याएं आती हैं, आप बताते हैं कि सर जो है बैगन में फल छेदक कीड़ा लग गया है या तना छेदक कीड़ा लग गया। तना छेदक कीड़ा देखिए ऊपर जाएगा और जहां उसकी ईपिकल पार्ट होता है उसी में वो छेद बना लेता है, ऊपर से उसकी फुनगी ऐसे लटक जाती है या फलों में वह जो है छेद कर देगा, पूरी फल को खराब कर देगा। इसको इंग्लिश में सूट एवं फ्रूट बोरर कहते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम यह है कि मैलाथियान, एक दवा आती है मैलाथियान 400 मिलीलीटर दवा 200 से 250 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं। अर्थात 4 बीघे में 400 ml दवा का प्रयोग किया जाता है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 बीघे में खेती किए हैं कि 2 बीघे में किए हैं, उस हिसाब से उसके मात्रा को बांट लेते हैं। जैसे 4 बीघे में 400 मिलीलीटर तो 1 बीघे में 100 मिलीलीटर, उस हिसाब से दवा का आपका कंट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। ठीक है, तो पहला है कि मैलाथियान दवा का प्रयोग करना है और यह दवा 10 से 15 दिन के अंतराल पर आपको छिड़काव करते रहना है। दूसरी बात है कि फसल चक्र, जैसा मैंने बताया तो आपको फसल चक्र का उपयोग भी करना है। तीसरी बात है कि इस बीमारी के अवरोधी फसलों को भी
उगाना है, जैसे आपको मिल जाए पंजाब बरसाती, पूसा पर्पल राउंड, पंजाब नीलम और यह वैरायटी मिल जाए, इस वैरायटी को भी आप ग्रो करिए। इससे यह वैरायटी यह प्रजाति में यह जो है कीड़े नहीं लगेंगे। और अगली दवा है, यदि लग ही गए हैं तो आपको एक तो मैलाथियान दवा है, दूसरा है कार्बारिल 0.1% का भी छिड़काव करना है। अगली दवा है साइफरट्रिन, यह 2% का छिड़काव करना है। इसके बाद मित्रों एक उपाय मैं और बताता हूं जिसको जैविक नियंत्रण बोला जाता है। देखिए, जैसे बैगन का फली एवं तना छेदक कीड़ा के नियंत्रण के लिए आपको यह भी करना है, जैसे 3 पंक्ति आपने बैगन की रोपाई कर दिया, एक पंक्ति जो है सौंफ लगा दिया। सौंफ जिसको आप लोग मसाले के रूप में भी यूज करते हैं, तो सौंफ के सुगंध से या गंध से यह कीड़े जो है भाग जाते हैं या तो उस फसल को छोड़ के हट जाते हैं। तो यह भी एक बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम जो है सौंफ का यूज करते हैं। और एक बीमारी और लगती है निमेटोड, सूत्रकृमि बोलते हैं इसको हिंदी में। सूत्रकृमि के नियंत्रण के लिए हम गेंदा, जिसको मेरीगोल्ड कहा जाता है, तो गेंदा जो फूल होता है इसको आप बीच बीच में लगा दीजिए। अब इसकी पहचान कैसे होगी और यह भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, इससे क्या होता है कि इससे पौधों की बढ़वार भी रुक जाती है और जो है पौधे पीले पड़ के सूख जाते हैं। और अगला एक कीट है इप्लेचना बिटिल। इप्लेचना बिटिल में क्या होते हैं कि यह जो है पौधे के पत्तियों को खा जाते हैं। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए बीएससी या डीडीटी का 5% बीएससी या डीडीटी का 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से हम छिड़काव करते हैं पत्ती खाने वाले कीड़े का, जिसका नाम है इप्लेचना बिटिल। अगला ये एक और बीमारी है पत्ती का धब्बेदार रोग। जैसा कि पत्तियों पे आप देखते होंगे शुरू में भूरे रंग का धब्बा बनेगा, फिर वो काले रंग का पड़ जाएगा, फिर इसके बाद वो पत्ती गिर जाएगी। तो इससे क्या होता है कि आपके उत्पादन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, आपका उत्पादन घट जाता है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। आमतौर पर 1 हेक्टेयर में 4 बीघे में 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर बैंगन का उत्पादन होना चाहिए। तो इसके नियंत्रण के लिए भी हम जो है कार्बारिल का प्रयोग करते हैं 0.1%। अगला देखिए एक बीमारी है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, जिसको हिंदी में बोला जाता है बैगन का छोटी पत्ती रोग। यह माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए देखिए इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान यह है कि ये बैगन के टॉप पोर्शन पे, सबसे ऊपरी पोर्शन पे पत्तियां छोटी हो जाती हैं, विकृत रूप की हो जाती हैं और इसमें जो फल लगते हैं वह कठोर हो जाते हैं, छोटे होते हैं, उनकी बढ़वार नहीं होती और पौधे झाड़ीनुमा होते हैं। ठीक है, तो यह जो है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इसके कारण होता है। इसमें भी अवरोधी प्रजातियों को आप उगा लीजिए या बोर्डेज मिक्सचर 1% का छिड़काव करिए। दूसरी दवा है डाइफोलेटान, यह 3% का छिड़काव कर दीजिए। तो और जो है मैलाथियान, इसमें भी 400 मिलीलीटर मैलाथियान 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव करिए। तो इसमें आप सबसे बड़ा ध्यान रखिएगा मेरे किसान भाइयों, आप मैं जो बता रहा हूं आप जो खेती करिए उसमें उन दवाओं का प्रयोग करिए ही, लेकिन जो जैविक नियंत्रण के लिए मैंने बताया कि बैगन का फली एवं तना छेदक कीट के नियंत्रण के लिए आप जो है एक बगल में थोड़ी दूरी पर आप खेती करिएगा। 3 पंक्ति में बैगन और 1 पंक्ति में सौंफ लगा के आप देख लीजिएगा कि क्या जो मैंने कहा है वह सही है कि नहीं सही है। इसमें आपका पैसा कुछ नहीं लगना है और उपभोक्ता के लिए भी लाभदायक है, जिसको हम आजकल ऑर्गेनिक फूड के नाम से भी जानते हैं कि जिसमें जिस खाद्य पदार्थ को उत्पादित करने में दवा का प्रयोग न किया जा रहा हो, ऐसे उत्पादित पदार्थ को जैविक फूड कहा जाता है।
धन्यवाद। इस चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल को पूरा देखिएगा। धन्यवाद।